में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं राकेश, आपका अध्यापक। बच्चों, आज हम बात करेंगे पब्लिक एड अर्थात लोक प्रशासन, चैप्टर 2 पार्ट 1। चैप्टर 1 हम आपके सामने पूरा रख चुके हैं। आज हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कार्यपालिका है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। कार्यपालिका के बारे में जानकारी लेने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक शब्द होता है प्यारे बच्चों, राज्य। राज्य किसे कहते हैं, अर्थात राज्य के निर्माण में जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम राज्य के आवश्यक तत्व, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राज्य के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। उसके बाद हम बात करते हैं उसके ऊपर रहने वाली जनसंख्या की। उसके बाद हम बात करते हैं सरकार की और उसके बाद हम बात कर लेंगे यहां पर प्रभुसत्ता की। पर बच्चों, ये चार ऐसे तत्व हैं, ये चार ऐसे अंग हैं जो किसी राज्य के निर्माण में आवश्यक होते हैं। यहां पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार एसएससी ने एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था, इनमें से राज्य छांटिए। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ऑप्शन क्या आए हुए थे, एक आया हुआ था हरियाणा, एक आया हुआ था भारत, नेपाल और दिल्ली। ये चार ऑप्शन आए हुए थे और सवाल था इनमें से राज्य छांटिए। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, डेफिनेटली सी बात है वो हरियाणा के साथ चले गए होंगे। तो मैं आपको यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं कि भारत इसका जवाब होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत एक राज्य है। ठीक है ना, संविधान में भारत के लिए राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा एक प्रदेश है या प्रांत है, नेपाल एक राष्ट्र है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत एक राज्य है, भारत एक राष्ट्र भी है। यह विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। ठीक है, राष्ट्र किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का 90% किसी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय को बिलोंग करे तो वो राष्ट्र कहलाता है। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता है। उदाहरण के तौर पर इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश माना जाता है। भारत की बात करें तो भारत अनेक राष्ट्रों का समूह है, क्योंकि हमारे देश में अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक संप्रदाय रहते हैं। तो हमारा देश तो अनेक राष्ट्रों का समूह माना जाता है। लेकिन बात यहां पर हम सिर्फ किसकी कर रहे हैं, राज्य की। तो भारत एक राज्य है। अब आप सोचोगे हरियाणा एक राज्य क्यों नहीं है, क्यों हम हरियाणा को राज्य नहीं बोलते हैं। बोलने का तो हम हमेशा, भारत के अंदर 28 प्रदेश हैं, कभी 29 प्रदेश थे, आज 28 हो गए हैं, हमेशा बोलते हैं, आगे भी बोलेंगे। लेकिन हरियाणा एक राज्य नहीं है, इसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। अब ये जो चार तत्व हैं, इन चार तत्वों के आधार पर मैं यहां पर एक तो भारत लिख रहा हूं और एक कोई भी स्टेट में लिख सकता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं हरियाणा ही लिख देता हूं। अगर इन दोनों को मैं डिफाइंड करूं तो बच्चों, मोटी मोटी बात है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और अगर जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार जो हरियाणा भारत की जनसंख्या है वो 121.7 करोड़।
और हरियाणा की जनसंख्या की अगर बात करें 2,53,00,000। ये हरियाणा की जनसंख्या है। सरकार की बात करें तो दोनों स्थानों पर सरकार है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो एनडीए। बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है। नहीं, बीजेपी केंद्र सरकार के अंदर एक बड़ा दल है। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है मौजूदा स्थिति में, लेकिन जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, सभी घटकों के साथ मिलकर सरकार चल रही है। हालांकि पूर्ण बहुमत एक तरफ है सरकार के पास, लेकिन सरकार ने गठबंधन धर्म को अपनाया है और सभी जो दल हैं वो मिलकर सरकार को चला रहे हैं। और उस दल का, उस गठबंधन का नाम है राजग। अगर पेपर में ऑप्शन आ जाए कि वर्तमान समय में किसकी सरकार है, यूपीए, कांग्रेस, राजग, एनडीए जिसको हम बोलते हैं, या बीजेपी। बीजेपी और एनडीए दोनों ऑप्शन में हो तो सरकार एनडीए की मानी जाएगी। ध्यान करेंगे कंपेटिटिव में इसका, ठीक है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फिलहाल बीजेपी प्लस जजापा इनकी सरकार है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों प्रभुसत्ता की। देखो ये तीन चीजें, 1, 2, 3, ये भारत के पास भी हैं और ये हरियाणा के पास भी हैं। लेकिन प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है? प्रभुसत्ता का मतलब एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारी खुद की होती है। अर्थात 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन प्रभुसत्ता संपन्न नहीं हुए थे। हम 1950 में प्रभुसत्ता संपन्न हुए थे, क्योंकि 1950 में जब हम गणतंत्र हुए, 1950 में गणतंत्र बनने के बाद हमारे पास खुद के नियम आए। अब मैं एक मोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं और आप भारत से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप क्या बनकर जाएंगे? आप भारत से बाहर भारतीय नागरिक बनकर जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको भारत से बाहर जाने के लिए भारतीय सरकार अर्थात केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी अगर आप भारत से बाहर जाना चाहेंगे किसी दूसरे देश में। अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में आना चाहेगा तो वो भारतीय सरकार से परमिशन लेगा। उदाहरण के तौर पर मैं हरियाणा से संबंधित हूं, आप भी अलग अलग प्रदेशों से संबंधित होंगे। अगर मैं हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाना चाहूँ, पंजाब जाना चाहूँ, दिल्ली जाना चाहूँ या भारत के किसी भी प्रदेश में जाना चाहूँ, तो मुझे ना तो अपने प्रदेश की सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही किसी दूसरे प्रदेश के सरकार की परमिशन की मेरे को आवश्यकता है। मैं भारत में आराम से किसी भी सरकार के अधीन ना रहकर घूम फिर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यह एक ऐसी पावर है जो प्रदेशों के पास नहीं होती, प्रदेशों के पास नहीं होती। वह किसके पास है? वह केवल भारत के पास है, ठीक है। प्रदेशों के पास यह चीज नहीं होती है। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान करेंगे। प्रभुसत्ता का मतलब एक ऐसी सत्ता का मतलब होना होता है जिसके आधार पर हम समस्त देश को एक मानते हैं। तो कॉम्पिटिटिव आधार पर प्यारे बच्चों, भारत एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य नहीं है। एसएससी में सवाल आ चुका है। पॉलिटिकल साइंस में संविधान के अनुसार हरियाणा और हरियाणा जैसे सभी 28 प्रदेश भारत के प्रदेश हैं, प्रांत हैं, राज्य नहीं हैं। आप उन्हें राज्य बोल सकते हो, बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल पर जांचने की कोशिश करोगे, वहां पर वो राज्य ना रहकर प्रांत या प्रदेश बन जाएंगे। तो इस चीज को उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। भारत एक राज्य है और राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। मैं इनको साफ कर देना चाहूंगा। तो बच्चों हम बात करते हैं सरकार, क्षेत्रफल, जनसंख्या और प्रभुसत्ता की और राज्य की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सरकार की। सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं।
हमने राज्य के जो आवश्यक तत्व बताए थे उनके अंदर एक तत्व था सरकार। और भैया सरकार की अगर हम बात करें ना तो सरकार राज्य की आत्मा होती है। सरकार के बगैर राज्य का अस्तित्व बिखर जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं सरकार के 3 प्रमुख अंगों की। पहले अंग का नाम है विधान पालिका, दूसरे अंग का नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका ही आपके चैप्टर का भी नाम है जो हम करवा रहे हैं। और तीसरे अंग का नाम है प्यारे बच्चों न्यायपालिका। अगर मैं चाहता तो कार्यपालिका को सीधे शुरू कर सकता था, लेकिन बताना जरूरी था कि कार्यपालिका शब्द चलकर कहां से आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधान पालिका की। कानूनों को बनाने वाली संस्था। अब आप सोचोगे हमने तो यह पढ़ा था कि कानून संसद बनाती है। बिल्कुल कानून संसद बनाती है। विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों संसद के अंदर ही होते हैं। संसद में से ही विधान पालिका और कार्यपालिका का निर्माण होता है। हमारी जो संसद है उसके जो प्रमुख 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और हमारी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे माननीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग माना जाता है। संसद के सदन 2 माने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और विधान पालिका और कार्यपालिका संसद में से ही मानी जाती है। तो कानूनों को बनाने वाली संस्था विधान पालिका होती है। विधान का मतलब होता है कानून, कार्य का मतलब होता है कार्यों को लागू करना, यानी कि विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था। क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। भाई कानून बनते हैं, कानून लागू होते हैं। बहुत बार ऐसे कानून होते हैं जो किसी समुदाय के लिए, आमजन के लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं, क्योंकि सभी चीजें सभी के लिए अच्छी नहीं होती हैं और सभी चीजें सभी के लिए बुरी नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी कानून का, किसी नियम का किसी न किसी के लिए फायदा होता है और किसी न किसी के लिए नुकसान होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाए जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को छीन लेती है, कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज के अंदर कार्यों को करते हुए, कानूनों को बनाते हुए, उनको लागू करते हुए, उनको मानते हुए, उनको मनवाते हुए अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए जो न्याय होता है, ठीक है, न्याय करने वाली संस्था होती है। हमारे समाज में न्यायपालिका, और न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो न्यायपालिका है प्यारे बच्चों वो कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। और संविधान के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो हमने कहां से ले रखा है? वो हमने अमेरिका से ले रखा है। कहां से? अमेरिका से ले रखा है। आगे समय के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान में किस चीज को हमने कहां से लिया है। 7-8 देश हैं जिनसे हमने कुछ न कुछ ग्रहण किया है। अमेरिका से हमने कई चीजें ग्रहण की हैं जिनके अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है ना, काफ़ी जो चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति जो पद है हमारा उसको हटाने की जो विधि है, न्यायपालिका के बारे में जो वर्णन है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अमेरिका से ले रखी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो न्यायपालिका के कार्यों में विधान पालिका और कार्यपालिका बाधा नहीं डालती है। और न्यायपालिका के अंदर हमारे देश में पंचायतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और इसके अलावा राष्ट्रपति तक को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि न्याय करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास भी है। ठीक है ना? तो ये चीजें यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से बताई हैं। विधान पालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, ये तीनों इसलिए बतानी है मेरे को, बताइए मैंने आपको कि ये सरकार के ही 3 अंग हैं और इन तीनों अंगों के बारे में हम विस्तार से तो बात नहीं करेंगे, हम कार्यपालिका के बारे में विस्तार से बात करेंगे।
उसके बाद फिर हम न्यायपालिका के बारे में अगला जो अध्याय आपका न्यायाधीश वाला आएगा, सर्वोच्च न्यायालय वाला आएगा, उसमें हम बात करेंगे। तो अभी मैं इसको साफ करता हूं और फिर हम कार्यपालिका की बात करते हैं। अब हम यहां सीधे सीधे कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कानूनों व नियमों को लागू करवाने वाली संस्था कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है व्यापक, जो कि आपकी किताब में दिया गया है। व्यापक अर्थ का मतलब क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जहां शक्तियां, माफ कीजिए, जहां शासन की सारी शक्तियां किसी समूह के पास होती हैं। संकुचित अर्थ दूसरा। दो अर्थ हैं, एक व्यापक अर्थ है और एक संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ का मतलब क्या होगा? ऐसी व्यवस्था जहां शासन की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास होती हैं। ठीक है भाई? तो दो अर्थ इसके माने जाते हैं। व्यापक अर्थ, उदाहरण में अगर लेना चाहूं तो भारत के अंदर भारत में सारी शक्तियां मंत्रिमंडल में मौजूद होती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है ना? इसके अलावा हम स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर भी शासन की जो सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक संघीय परिषद है जिसके अंदर 7 सदस्य हैं। ठीक है ना? सारी जो पावर्स उन 7 सदस्यों में बटी हुई है। तो स्विट्जरलैंड भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा मैं ऐसी व्यवस्था की बात करूंगा जहां पर एक व्यक्ति के पास मौजूद होती है, तो अमेरिका में इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं। ठीक है ना? अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास जो शासन की सारी शक्तियां वो मौजूद होती हैं और वो इस्तेमाल भी स्वयं करता है। ये व्यवहार जो है सही भी है और गलत भी है। अगर वो व्यक्ति शक्तियों का प्रयोग गलत करने लग जाए तो गलत हो जाएगा और सही करने लग जाए तो आदर्श हो जाएगा। ठीक है? व्यवस्थाएं अलग अलग देशों में अलग अलग होती हैं। कहने का तो भारत के पास भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री अपनी सभी शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल की सहमति से करता है, अपने आप नहीं करता है। तो इसका विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। ठीक है? मैं इसको साफ करना चाहूंगा, फिर आगे हम कार्यपालिका के जो प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। बच्चों, हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका के प्रकार। ज्यादातर जो प्रश्न हैं वो इसी सेगमेंट में से बनते हैं। ज्यादातर प्रश्न जो है, पहला जो प्रकार है कार्यपालिका का, जो पहला प्रकार बनेगा उसका नाम है संसदीय कार्यपालिका व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। दूसरा बनेगा एकल व बहुल कार्यपालिका। कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी
इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से ये कक्षा है। एकल व बहुल कार्यपालिका, इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरे नंबर की पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका। नंबर 4 आ जाएगा नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका। नंबर 5 आ जाएगा तानाशाह व संवैधानिक कार्यपालिका। और छठा जो नाम है, हालांकि आपकी किताबों में 5 नाम दिए गए हैं, लेकिन छठा जो नाम है, पांचों का निचोड़ है वो स्थायी व अस्थायी कार्यपालिका। ये विश्व के सभी देशों में पाई जाती है। ठीक है, ये 6 प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। इनके बारे में 6 प्रकार हैं, 6 दूनी 12 हो जाती हैं। इन्हीं में से 1 नंबर का, 2 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न आता है। संसदीय कार्यपालिका किस देश में है, इस प्रकार का 1 नंबर के लिए। संसदीय कार्यपालिका के बारे में बताइए 2 नंबर के लिए। संसदीय कार्यपालिका या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अंतर बताइए 4 नंबर के लिए। 1, 2 और 4 अंकों के प्रश्न आ सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहां पर जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स दूंगा तो बहुत से एग्जाम्पल्स में एक देश भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं संसदीय कार्यपालिका का उदाहरण दूं, संसदीय कार्यपालिका का, तो संसदीय कार्यपालिका में भारत आ जाएगा। बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल दूंगा तो बहुल कार्यपालिका में भारत आ जाएगा। हालांकि आपकी किताबों में ज्यादातर बहुल कार्यपालिका के जो एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड दिया गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्विट्जरलैंड के अलावा बहुल कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, शासन की जो शक्तियां होती हैं एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर अनेक व्यक्तियों के हाथों में हो। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल इसलिए ठीक बैठता है क्योंकि वहां की संघीय परिषद में 7 सदस्य हैं, लेकिन भारत के अंदर भी बहुल कार्यपालिका है। ठीक है। निर्वाचित कार्यपालिका की बात करूंगा तो भारत आ जाएगा। नाममात्र और वास्तविक दोनों में भारत आ जाएगा। संवैधानिक में भारत आ जाएगा। स्थायी और अस्थायी में भी भारत आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अध्यक्षात्मक की तो अध्यक्षात्मक में अमेरिका आ जाएगा। अगर मैं एकल की बात करूं तो एकल में अमेरिका आ जाएगा। अगर मैं पैतृक की बात करूं तो पैतृक में इंग्लैंड आ जाएगा। अगर मैं पैतृक के साथ साथ नामात्र की बात करूं तो नामात्र में भी इंग्लैंड आ जाएगा, वास्तविक में भी इंग्लैंड आ जाएगा, संसदीय में भी इंग्लैंड आ जाएगा। लेकिन मैं यहां पर प्रत्येक कार्यपालिका के लिए आपको कम से कम 2 या 3 देशों के नाम बताऊंगा, लेकिन किसी एक देश का नाम रिपीट होना स्वाभाविक हो सकता है। ठीक है ना। तो आप ये ना सोचें कि भारत इतने स्थानों में एग्जाम्पल के तौर पर कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये नाम से अलग हैं, लगभग एक जैसी व्यवस्थाएं इनके अंदर मौजूद होती हैं। संवैधानिक में या निर्वाचित में एक ही बात है। ठीक है ना। और संसदीय और अध्यक्षात्मक में भी अंतर है सूक्ष्म, लेकिन एक ही तरीके का पैटर्न है। ये संसद के ऊपर डिपेंड होती है, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड होती है। अध्यक्ष ही सब कुछ होता है। ठीक है ना। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर और एक नाम ना देने की बजाय मैं आपको कई नाम दूंगा। तो अब यहां पर हम बात करेंगे अलग अलग इन सब की। मैं इसको साफ करना देना चाहूंगा। अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय कार्यपालिका। ठीक है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। शासन का या शासन की सारी शक्तियां संसद अर्थात संसद में बने मंत्रिमंडल,
संसद का मतलब मंत्रिमंडल नहीं होता, लेकिन संसद में बने मंत्रिमंडल में होती हैं। ठीक है। नंबर 2, मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नंबर 3, मंत्रिमंडल का प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। भारत व इंग्लैंड इसके एग्जाम्पल है। भारत व इंग्लैंड इसके उदाहरण हो सकते हैं। शासन की जो सारी पावर हैं वो जो है संसद में जो मंत्रिमंडल निर्मित होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं। जो मंत्रिमंडल हमारा होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है अपने कार्यों को लेकर, और इस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ मिलकर ही शासन करता है और सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। भारत और इंग्लैंड इसी का एग्जाम्पल है। भारत ने संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से हासिल की है। इंग्लैंड के संविधान से ली। भाई माफ कीजिए, इंग्लैंड का तो संविधान है ही नहीं, इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, संविधान तो है लेकिन लिखित तौर पर नहीं है। तो इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिए। ठीक है। अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं। इसमें शासन की सारी शक्तियां अध्यक्ष के पास होती हैं। अध्यक्ष एक व्यक्ति विशेष होता है, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी देश का, महाराजा महारानी किसी भी देश की। ठीक है ना। इसमें शासन की जो सारी शक्तियां हैं वो अध्यक्ष के पास होती हैं। अध्यक्ष जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता, और ना ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि संसद के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है ना। इसका सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो आप अमेरिका ले सकते हैं। तो विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। ठीक है ना। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसमें शासन की सारी शक्तियां एक अध्यक्ष के पास मौजूद होती हैं। अध्यक्ष संसद का सदस्य नहीं होता है और वो संसद के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है। अमेरिका इसका एग्जाम्पल है। संसदीय कार्यपालिका मैंने आपको बता दी है। भारत और इंग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। संसद के पास सारी शक्तियां मौजूद होती है। संसद से मेरा मतलब संसद में बने मंत्रिमंडल के पास। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मुखिया होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष या मुखिया, और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब दूसरा नंबर देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एकल व बहुल कार्यपालिका की। अगर हम एकल कार्यपालिका की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर शासन की सारी व्यवस्था, सेम वही डेफिनेशन जो मैंने अध्यक्षात्मक की बताई थी, शासन की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास मौजूद होती हैं। और वो ही उनका इस्तेमाल करता है। इसका भी एग्जांपल आप अमेरिका ले सकते हो, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में सारी जो पावर्स हैं वो होती हैं और वही उनका इस्तेमाल भी करता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं बहुल कार्यपालिका की। बहुल कार्यपालिका मिलती जुलती है संसदीय कार्यपालिका से। इसमें
शासन की सारी शक्तियां किसी समूह के पास होती हैं, समूह या मंत्रिमंडल के पास होती है। ठीक है ना। इसका सबसे बेटर जो एग्जांपल पेपर में भी है, आपकी किताब के अंदर भी सबसे बेटर एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है, संघीय परिषद में 7 सदस्य हैं भाई। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। बहु कार्यपालिका का सबसे बेटर एग्जांपल अगर पेपर में पूछा जाए आपसे 1 नंबर के लिए, तो स्विट्जरलैंड को सबसे बेहतरीन तरीके से आप पिक करेंगे। इसके अलावा बहु कार्यपालिका के अंदर आप एग्जांपल भारत का भी ले सकते हैं, इंग्लैंड का भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर जो एग्जांपल आपकी किताब में दिया गया है वो बहु कार्यपालिका का स्विट्जरलैंड दिया गया है। ठीक है ना। भारत के अंदर भी जो शासन की व्यवस्था है सभी व्यक्तियों के हाथ में यानी कि मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। इंग्लैंड के अंदर भी ऐसी शासन व्यवस्था है। संघीय जो संसदीय शासन व्यवस्था इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है, बहु कार्यपालिका वाली। ठीक है ना। तो स्विट्जरलैंड आपके किताब में जो एग्जांपल है वही पेपर में पूछा जाता है और वही आपको नाम बताना होता है। पहला नाम आप बहु कार्यपालिका के लिए स्विट्जरलैंड का लोगे। ठीक है। मैं इसको साफ करके अगली पे आना चाहूंगा। मैं देखिए साथ साथ इसके बच्चों बात करते हैं हम नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अगर नाममात्र की हम बात करते हैं, इसमें शासन की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती हैं, लेकिन वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। ठीक है। मेन तौर पर आपको देखना है इसमें शासन की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। वह उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के अनुसार करता है। उदाहरण के तौर पर भारत का राष्ट्रपति, उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में महाराजा या महारानी। ठीक है ना। जो बनते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति है वो सारी शक्तियों का मालिक होता है, लेकिन वह भारतीय मंत्रिमंडल के अनुसार, मंत्रि परिषद के अनुसार उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो कहने का मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है। तो भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका मौजूद होती है, और उसी प्रकार से इंग्लैंड के अंदर भी वहां की जो मंत्रि परिषद है, इंग्लैंड की जो संसद है, वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वहां का महाराजा या महारानी नाम मात्र की जो कार्यपालक है वो होती है। ठीक है ना। तो बहुत बार पेपर में प्रश्न आया है कि भारत में वास्तविक कार्यपालक कौन है, नाममात्र कार्यपालक कौन है। यह समझाने के बाद मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा। इसमें शासन की सारी शक्ति
पास होती हैं, ठीक है ना। अब व्यक्ति को मैं यहां डिफाइन करना चाहूंगा, भारत में सारी जो शक्तियां हैं मंत्रिमंडल के पास हैं, ठीक है, और मंत्रिमंडल का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। माफ कीजिए, मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सलाह मशवरे से, विचार विमर्श से ही सारी शक्तियों में इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी भारत का वास्तविक कार्यपालक कौन है भैया? प्रधानमंत्री है। बहुल कार्यपालिका में, संसदीय कार्यपालिका में मैंने आपके लिए भारत का एग्जाम्पल दिया है और मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि मंत्रिमंडल सभी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री ही सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करते हैं एक तरह से, ठीक है ना। हालांकि सलाह मशवरा विचार विमर्श सभी का होता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है प्रधानमंत्री लेने में सक्षम है, सभी चीजों को बनाने में, लागू करवाने में प्रधानमंत्री सक्षम है। तो बहुत बार पेपर में एक सवाल आया है कि भारत का वास्तविक कार्यपालक कौन है, यानी कि भारत की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री है। भारत का नाम मात्र कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति है। इन दोनों कार्यपालिकाओं के लिए भारत का एग्जाम्पल ले सकते हो, और इन दोनों कार्यपालिकाओं के लिए ही आप इंग्लैंड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जो स्थिति इंग्लैंड के महाराजा या महारानी की नाम मात्र की कार्यपालिका के लिए है, वही स्थिति भारत के राष्ट्रपति की है। जो स्थिति भारत के प्रधानमंत्री की है, वही स्थिति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की है। और देखा जाए तो प्यारे बच्चों, वास्तविक कार्यपालिका में आप अमेरिका के राष्ट्रपति का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो पूर्ण रूप से सारी शक्तियां उसके पास होती हैं और वो स्वयं इनका इस्तेमाल करता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर स्थानों पर भारत का नाम आता है। अमेरिका इसके लिए सॉलिड एग्जाम्पल है, ठीक है ना, लेकिन हर जगह एक एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते हैं। भारत के लिए जब पूछा गया है कि भारत की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री है, और नाम मात्र कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक कार्यपालिका के लिए कई देशों के नाम समान रूप से आ सकते हैं। अमेरिका इसका सॉलिड एग्जाम्पल बन सकता है, लेकिन प्राथमिकता आपको किसको देनी है? प्राथमिकता आपको भारत को देनी है। बहुल कार्यपालिका में किसको प्राथमिकता देनी है? स्विट्जरलैंड को देनी है। हालांकि बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल भारत भी है। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर एक और नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा, पैतृक कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक, पिता, ठीक है ना, जहां अध्यक्ष एक परिवार से ही चुना जाए, एक परिवार से ही बनाया जाए, अर्थात जो पद है वो उत्तराधिकार का माना जाता है। पिता, पिता का पुत्र, पुत्र का फिर पुत्र, इसी प्रकार से जो शासन व्यवस्था है वो दी जाती है। जहां का जो अध्यक्ष होता है वो एक ही परिवार में से बनाया जाए, उसी परिवार से वो हो, इसे आप राजशाही बोल सकते हो। ऐसी व्यवस्था को आप राजतंत्र बोल सकते हो। एक लोकतंत्र होता है, एक गणतंत्र होता है और एक राजतंत्र होता है, एक तानाशाही तंत्र होता है। इसके बारे में विस्तार से फिर कभी एक क्लास के अंदर एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ विस्तार से बात करेंगे। तो राजशाही इसको हम बोल सकते हैं, राजा ही शासक होता है। राजतंत्र इसको हम बोलते हैं। भारत के अंदर भी प्राचीन समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था वो चलती थी। राजा का पुत्र ही राजा बनता था।
ठीक है ना। तो राजशाही परिवार में ऐसा बनता था। इसके लिए मैं एक नया नाम आपके सामने दूंगा, जापान का राजा। हालांकि बहुत स्थान पर नाम आया है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इंग्लैंड के अंदर भी यही सिस्टम है, इंग्लैंड का महाराजा या महारानी। जापान इसका एग्जांपल हो सकता है, इंग्लैंड इसका एग्जांपल हो सकता है, और इसके अलावा बेल्जियम भी इसका एग्जांपल हो सकता है। एक नया नाम मैंने आपको यहां पर दे दिया है। बेल्जियम में भी जो पैतृक कार्यपालिका है वो पाई जाती है। इंग्लैंड सबको पता है, इंग्लैंड का महाराजा महारानी हुआ करती हैं। जापान के राजा के बारे में भी अभी 2 महीने पहले कोरोना लॉकडाउन से पहले व्यवस्था आई थी, जापान के राजा को लेकर खबर कई दिन अखबार में चली थी। तो जापान में भी राजा बनता है, भूटान में भी सम्राट बनते हैं। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, जहां एक ही परिवार में से अध्यक्ष को बनाया जाए, अर्थात जो पद है वो उत्तराधिकार हो। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है, दादा दादा का बाद उसका बेटा, पिता, पिता के बाद उसका पुत्र, पुत्र के बाद, ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये पैतृक होता है। और निर्वाचित की अगर हम बात करें, जहां देश का अध्यक्ष या शासक जनता द्वारा, ध्यान करेंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाए। जहां का अध्यक्ष या शासक जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग डाल के या अप्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग डालकर चुना जाए, वहां पर यह जो चीज है वो बनती है। ठीक है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं भारत का नाम लूंगा, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। अमेरिका का नाम लूंगा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। इंग्लैंड का आप नाम ले सकते हो, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी इसी प्रकार से चुना जाता है। विश्व के ज्यादातर देशों में निर्वाचित कार्यपालिका पाई जाती है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुना जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुना जाता है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी जो है जनता द्वारा चुना जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर। भारत का प्रधानमंत्री भी जनता द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि हम यहाँ पर एमपीज को वोट डालते हैं, एमपी आगे मिलकर प्रधानमंत्री का निर्णय लेते हैं। हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। ये सिस्टम भारत में है, ये सिस्टम इंग्लैंड में है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो हमारे द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों तानाशाह व संवैधानिक कार्यपालिका। ठीक है ना। तानाशाह कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जहां पर शासन का पद या बागडोर सैनिक बल के द्वारा हासिल किया जाए, वहां पर तानाशाह जो कार्यपालिका है वो होती है। ठीक है ना। एक समय संदर्भ था जब हिटलर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जर्मनी से थे। ठीक है ना। इसके अलावा मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, इटली से थे। इसके अलावा एक और नाम आपने सुना होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पाकिस्तान से थे।
पाकिस्तान में तो कई बार सत्ता का जो तख्ता पलट है वो हो चुका है, होता ही रहता है, ठीक है ना, वहां लोकतंत्र का मजाक होता है ज्यादातर। तो ये 3 एग्जाम्पल पहले के हैं कि एक समय संदर्भ में हिटलर के अंदर और जर्मनी के अंदर हिटलर ने, इटली के अंदर मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध से पहले सत्ता हासिल की थी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने आजादी के बाद पाकिस्तान में सत्ता हासिल की थी और वो सैनिक बल या शारीरिक बल पर वो सत्ता हासिल की थी। वर्तमान समय संदर्भ में तानाशाही कार्यपालिका बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है। अगर वर्तमान संदर्भ की हम बात करें, उत्तर कोरिया का आप नाम ले सकते हो, किम जोंग उन वहां का शासक है, डिक्टेटर है। वर्तमान में उत्तर कोरिया के अंदर तानाशाह कार्यपालिका मानी जा सकती है। तानाशाह कार्यपालिका में क्या होता है? तानाशाह कार्यपालिका में यह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, मनमाने तरीके से कार्यों को अंजाम दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई जो उत्तरदायित्व है किसी प्रकार का कोई नहीं होता है इनका। वर्तमान में उत्तर कोरिया के अंदर ऐसे हालात देखे जा सकते हैं। किम जोंग उन पिछले काफी समय से वहां पर सैनिक और शारीरिक बल के बलबूते सत्ता को हासिल किए हुए बैठा है। हिटलर, मुसोलिनी या जुल्फिकार अली भुट्टो जर्मनी, इटली या पाकिस्तान में एक समय संदर्भ में ऐसा कर चुका है। जब किसी देश का व्यक्तित्व वहां की सत्ता को प्रजातांत्रिक तरीके से ना मानकर अपने तरीके से हथिया लेता है तो वह तानाशाह कार्यपालिका होती है। मौजूदा समय संदर्भ में ऐसा एक ही एग्जाम्पल आपके सामने है, बाकी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक कार्यपालिका की, जहां का शासक संविधान के अनुसार कानूनों के तहत, कानूनों के अनुसार चुना जाता है, चुना जाता है या मनोनीत किया जाता है। दोनों ही काम हो सकते हैं, चुना भी जा सकता है और मनोनीत भी किया जा सकता है, ठीक है ना। मनोनयन भी एक तरह का चुनाव है। विश्व के ज्यादातर देश विश्व के ज्यादातर देशों में संवैधानिक कार्यपालिका है। ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो, भारत, अमेरिका, वर्तमान में पाकिस्तान भी ले सकते हो। एक समय संदर्भ में पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन इमरान खान वहां के अभी वजीर आला हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो, चुनाव हुए थे तो वो भी संवैधानिक तरीकों से ही हुआ था। इटली, जर्मनी का वर्तमान में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वहां पर भी संवैधानिक है। अमेरिका का नाम ले सकते हो, जापान का नाम ले सकते हो। काफ़ी नाम ऐसे हैं जो लिए जा सकते हैं जहाँ पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ऐसा होता है, कानूनी तरीकों के साथ ऐसा होता है। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। विश्व के ज़्यादातर देशों के अंदर संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू हैं, संवैधानिक कार्यपालिका है, ठीक है ना। इसके बाद हम अंतिम जो सेगमेंट है उस पर चलते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आएगा भैया स्थायी व अस्थायी कार्यपालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार भिवानी बोर्ड द्वारा पूछा गया। स्थायी तो जीवन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्थायी की बात करते हैं। यह कार्यपालिका या इस कार्यपालिका में एक बार चयन होने के बाद व्यक्ति
या अधिकारी लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, इस कार्यपालिका में एक बार चयन होने के बाद या तो वो व्यक्ति है या वो अधिकारी है, व्यक्ति ही अधिकारी होता है। सभी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी भी आप बोल सकते हो, गैर सरकारी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि गैर सरकारी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके अंदर जो अधिकारी होती हैं उनको समय से पहले हटा दिया जाता है। तो सभी प्रकार की सभी प्रकार के सरकारी क्षेत्रों में या विभागों में कार्य करने वाले, दूसरे शब्दों में नौकरी करने वाले काले व्यक्ति स्थायी कार्यपालक होते हैं। इसका सबसे बेटर एग्जांपल ले सकते हैं हमारी न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उनको जो नौकरी दी जाती है उनका एक समय अवधि होता है 65 वर्ष तक की आयु। 65 वर्ष तक की आयु तक उन्हें अलग अलग विभागों में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप टीचर्स को ले सकते हो। टीचर्स जब हम लगते हैं किसी पोस्ट पर, किसी भी पोस्ट की टीचिंग हम जब करते हैं तो हम एक सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट की एज तक उसी पद पर बने रहते हैं। कोई भी अधिकारी आप ले सकते हो, बैंक आप ले सकते हो, डॉक्टर आप ले सकते हो। एक लंबे समय पीरियड तक सरकारी विभाग में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बने रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एक और विशेषता क्या होगी स्थायी कार्यपालिका में, क्या होगा? स्थायी कार्यपालिका के अंदर स्थायी कार्यपालिका में शामिल व्यक्ति या अधिकारी कुछ भी पढ़े लिखे व कुशल होते हैं। भाई अगर आपको अध्यापक लगना है तो एक अध्यापक पद पर आने के लिए आपके पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उस सब्जेक्ट में आप पढ़ाने में माहिर होने चाहिए। डॉक्टर पद पर आने के लिए आपके पास डॉक्टरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और डॉक्टरी का जो अनुभव है वो भी होना चाहिए। हमारे देश के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के जो नौकरी करने वाले व्यक्तित्व होते हैं वो सभी जो व्यक्तित्व होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अधीन आएंगे। स्थायी कार्यपालिका प्रत्येक देश में होती हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट के बगैर, इन नौकरशाहों के बगैर, इन अफसरों के बगैर, इन प्रशासनिक अधिकारियों और व्यक्तियों के बगैर कोई सरकार चल ही नहीं सकती। हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस जो अधिकारी होते हैं वो सबके सब स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण होते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका किसी भी देश की आधारशिला होती है। ठीक है ना? सरकार को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्थायी कार्यपालिका का होता है। तो इसको आप विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। इसके बारे में एक और प्रश्न बनना है कि स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या होता है। तो फिलहाल मैंने आपको स्थायी कार्यपालिका बता दिया है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका है। सभी प्रकार की जो नौकरियां हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अधीन आ जाएंगी। अभी मैं आपसे बात करूं, इसको साफ कर देता हूं। अभी सिर्फ हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करेंगे। अस्थायी कार्यपालिका को एक नाम और मैं यहां पर देना चाहूंगा। अस्थायी कार्यपालिका को राजनैतिक कार्यपालिका भी बोला जा सकता है। ठीक है ना?
जो कुछ समय के लिए होती है। इसका जो समय संदर्भ है आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे देश में या विश्व के विभिन्न देशों में एक समय अवधि के मध्य चुनाव होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर 5 साल का जो समय है वो इसके अंदर एप्लीकेबल होता है, 5 साल का समय माना जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग है, जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें, वहाँ के राष्ट्रपति का समय संदर्भ 4 वर्ष होता है, 4 वर्ष में चुनाव हो जाते हैं। तो राजनीतिक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यपालिका को चुना जाता है। तो आप मोटे मोटे तौर पर क्या कहोगे, इस प्रकार की कार्यपालिका का या कार्यपालिका की समय अवधि निश्चित नहीं होती। 5 साल का अगर कार्यकाल है तो 5 घंटे में भी ये गिर सकती है और 5 साल भी चल सकती है, और कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में 6 साल भी चल सकती है। तो अलग अलग देशों में समय अवधि अलग अलग होती है। इसमें ज्यादातर जो व्यक्तित्व होते हैं वो राजनेता होते हैं। राजनेता पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में राजनेताओं के लिए पढ़ाई लिखाई की जो बाउंडेशन है वो नहीं लगाई गई है। अलग अलग देशों में राजनेता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें जरूरी नहीं है, जिनमें हमारा भी शामिल है। हमारे यहाँ राजनेता बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाउंडेशन अभी तक नहीं लगाई गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो कार्यपालिका है वो समय अवधि उसकी निश्चित नहीं होती। लगभग विश्व के सभी देशों में अस्थायी कार्यपालिका पाई जाती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका सभी देशों में होती है, सभी देशों में सरकार बनती है और सभी देशों में सरकार का एक समय संदर्भ होता है। हालांकि कुछ देश इसके विपरीत भी चले जाते हैं। चीन की अगर हम बात करें, लाइफ टाइम के लिए चीनी राष्ट्रपति को वहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब ये होता है कि 95% देशों के अंदर अस्थायी कार्यपालिका होती है, ठीक है ना। तो इसका समय संदर्भ निश्चित नहीं होता है। तो आप इसके लिए किन्हीं भी देशों का एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने 95% देशों का नाम ले दिया है जहाँ पर ये कार्यपालिका कुछ समय के बाद बदल दी जाती है। हालांकि चुनाव होते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं भारत का एग्जाम्पल लूँगा। पिछली जो सरकार थी वो नरेंद्र मोदी सरकार थी, और अब की बात करते हैं तो 5 साल के चुनाव के बाद फिर से वही सरकार बनी है। अगली बार देखेंगे फिर कौन सी सरकार बनेगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक समय संदर्भ में एक समय के बाद मौजूदा सरकार को परखा जाता है जनता के आईने पर, ठीक है ना। वही आए या दूसरी आए, तो कहने का मतलब समय निश्चित नहीं होता है। ये राजनीतिक कार्यपालिकाएं होती हैं। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इसका जो अगला और अंतिम भाग है वो इसके बाद आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और बातें जो मैंने आपको बताई हैं समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। कोई समस्या रह गई है तो उसके लिए भी आप मेरे को बताएंगे कि सर ये समस्या रह गई है, ठीक है ना। अगले भाग में फिर से मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहिए। थैंक यू।